तो चलिए शुरू करते हैं। वारिस पठान जी, आपको सवाल। अच्छा, आपको किस स्टाइल से पसंद है? 3 तरह के अप्रोच होते हैं मेरे। करके बात करो, अच्छा लगता है, एक देखिए, हम इंसाफ की बात करते हैं। हाँ, तो आपको कैसे, आपकी मरम्मत कैसे कर... अरे अर्नब जी, आप डर के भाग मत जाओ मेरे से, आप मेरे से डर के भाग मत जाओ। वारिस पठान फोन पे ओवैसी ने अभी कहा है आपको कि हार रहे हो और बिल्कुल हार रहे हो। मेरी बात सुनिए, बात यह है, देखिए वारिस पठान के बाद बहुत पैसा है अंसार राजा जी। आप कहते हैं आप गरीब नवाज फाउंडेशन है, मैं चाहता हूं आप एक अमीर नवाज फाउंडेशन बनाइए और एक अति अमीर नवाज फाउंडेशन बनाइए। अति अमीरों के लिए फाउंडेशन बने अंसार राजा जी, और उसमें असदुद्दीन ओवैसी को उसका चेयरमैन बना दे। इनसे अमीर आदमी शायद देश में और कोई नहीं होगा। और हमेशा कहते हैं लोग कि मुसलमान बेहाल है। अगर मुसलमान बेहाल है तो वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख करोड़ की जमीन है। रुको जरा, सबर करो। अरे मैं रजा साहब से बात कर रहा हूं, आप चुप रहिए ना। अरे आप चुप रहिए ना, मैं रजा साहब से बात कर रहा हूं। रजा साहब, रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। ठीक है, और जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुम्हारे 50 आदमी थे। कहाँ है आपके 50 की भीड़? कहाँ है तुम्हारी? तो टीवी का तुम्हारी 50 की भीड़ कहाँ है अभी? हजारों अभी कहाँ है 50 की भीड़? हजारों थे वहाँ। अरे 60 लोग को तो पुलिस हिरासत में ले गया उठा के। 60 लोग तो थे ही नहीं तुम्हारे साथ। जवाब दे रहे 60 लोग तो थे ही नहीं तुम्हारे साथ। और कहते हैं मैं सारे मुसलमानों के लिए बोलता हूँ, मैं मुसलमानों का आवाज हूँ, मैं मुसलमानों का आवाज हूँ। अरे नहीं, सुधांशु जी मूल मुद्दा क्या है? एक मिनट रजा, नहीं मूल मुद्दा, अरे मूल मुद्दा ये क्या डिबेट हो रही है? नहीं, वारिस पठान को साइड करिए, रजा साहब को लाइए, रजा साहब को, बाकी 4 लोगों को बोलने नहीं दे रहा है। आदत से मजबूर किए हुए डिबेट को, आदत से मजबूर है, क्या करें? राशिद साहब शांति से बैठे सुन रहे, मौलाना अंसार रजा शांति से बैठ रहे। दोनों जो हैं पूरी तहजीब का परिचय दे रहे हैं, और ये पता नहीं क्या है, बाएं साएं, बौखलाहट किसरे हाट, बौखलाहट में क्या क्या जरैयत किए जा रहे हैं, अनाप शनाप क्या क्या बोलते चले जाए। हाथ से पैसे जा रहे हैं सुधांशु जी, इनके हाथ से पैसे जा रहे हैं। जितना पैसा इनको मिल रहा था बंद हो रहा है अप्रैल से। आप समझ जाइए वारिस पठान की हालत। हमारी जमीनें बहुत ज्यादा, हो सकता है बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टियां इनकी भी हो, इनके लोगों की हो, इनकी पार्टी के लोगों की हो, क्योंकि भाई हैदराबाद में तो आज तक हमेशा से इन्हीं का ही रहा है। तो हो सकता है इनको लग रहा हो कि अरे साहब इतना मामला डूबा जा रहा है। तो तब कभी कभी ऐसे में आदमी जो हो जाता है, उसे उर्दू में कहते हैं खप्तुल हवास। तो मुझे लगता है कि ये खप्तुल हवास होते नजर आ रहे हैं। वारिस पठान साहब, आप इतना तो वारिस पठान को दिखा दीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक गंभीर मामला है, इसको गंभीरता से देखना चाहिए। सरकार ने पूरी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा एक काम किया, और मैंने जो सवाल पूछा है कि गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किए हैं वक्फ बोर्ड की जमीन में, बता दें। उसके बाद कहें कि हमारा ये हक मारा जा रहा, हमारा वो हक मारा। मुस्लिम वोट के ठेकेदारों ने मुसलमानों का हक मार के रखा हुआ है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, मुसलमानों का हक मारकर मुस्लिम वोट के ठेकेदारों ने रखा हुआ है, और वो आज भी कह रहे हैं कि मेरे पीछे खड़े रहो, मैं तुम्हारा ठेकेदार हूं, मैं जहां तुमको बांध दूंगा वहां बांधना। मैं कहूंगा कांग्रेस को वोट दो तो कांग्रेस को वोट देना, सपा को वोट दो कहूंगा सपा को वोट देना, मैं कहूंगा ममता बनर्जी को वोट दो तो ममता बनर्जी को वोट देना, और उसके बाद गरीबों गुरबत मुफ्लिसों मजलूमियत में खड़े रहना। फिर जब मैं आवाज दूं तो निकलना और वोट देके चले जाना। वरना ये बता दें कि मुसलमानों की तरक्की के लिए कौन से 4 काम किए हैं इतनी बड़ी जमीन के साथ, जो पूरी दुनिया में सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, शायद पूरी दुनिया में वक्फ बोर्ड भी छोड़ दीजिए, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास दुनिया में इतनी बड़ी लैंड नहीं है जितने भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। देखिए बता दो भाई। सुधांशु जी एक मिनट, सुधांशु जी एक मिनट जरा, मैं 1 मिनट इंटरवीन करूंगा। रजा साहब, वारिस जी चुप रहिए। Arnab, I don't want to listen to lies and cannot. भाग रहे हो क्या? भाग रहे हो? I don't want to listen to lies and. भाग रहे हो क्या? ना झूठ बोलेंगे। भाग रहे हो? ना झूठ बोलेंगे। भाग रहे हो? एक बार सच बोल दो सुधांशु त्रिवेदी। अरे भागता कौन है? भगा देता हूँ। भागते नहीं, भगाते। और तुम जैसे को पहला भगाते। भगाएंगे। तुम जैसे का मतलब क्या? हिंदुओं की बात कर रहे हो? तुम जैसों का मतलब क्या है? सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे तुम जैसा, यानी कि हिंदुओं को भगाएंगे ये लोग। जमीन क्यों छीनना? वारिस पठान कह रहे हैं भारत से हिंदुओं को हटाएंगे, तुम जैसों को हटाएंगे। तुम जैसा क्या?
तुम जैसा, आप जैसा क्या जो बोलना है बोलो, तुमको तो झूठ आप कह रहे हो हिंदुओं को भारत से हटाओगे, क्या गजवा हिंद करोगे? गजवा हिंद करोगे? क्यों गजवा हिंद करने की? नहीं, गजवा हिंद करोगे? देश के एक सबसे नहीं, बड़े सुधांशु जी, इसको इनको मैं पकड़ता हूँ, 1 मिनट। गजवा हिंद करोगे? हिंदू हाँ, मैं 1 मिनट में जवाब देता हूं। तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? अन्ना सुनिए, मैं 1 लाइन में जवाब देता हूं। आजकल तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? मुसलमानों देश के बीजेपी सब कर रहा है, अर्नब के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अब सुनिए, हाँ, फिर छोड़ो बीजेपी का साथ, फायदा है उसमें। देश के इतने बड़े चैनल पे बैठकर देश की इतनी छोटी सी पार्टी के नेता गज भर की जवान के साथ जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, मैं वारिस पठान को चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में कोई मुस्लिम देश बता दीजिए जिसमें आप बैठ के टीवी पे ऐसे अनाप शनाप गवर्नमेंट के बारे में बोल सकते हो। मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, अम्मा मियां क्या बात करते हैं, मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब दो सीटें नहीं है जिस पार्टी की, इसे कहते हैं कि जिसमें पानी कम होता है तली में उबाल जल्दी आता है। सुधांशु जी, मेरे को एक्चुअली वक्त से ज्यादा मतलब नहीं है, मेरी बात सुनिए। 1 मिनट सुधांशु जी, 1 मिनट मेरे को मैं एक बात कहना चाहता हूँ सुधांशु द्विवेदी जी। अधजल गगरी छलकत जाए, मुझे एक हिंदी में कहावत होती है, अधजल गगरी छलकत जाए, वो आपके में दिखाई पड़ रहा है। और ये दोनों लोग शांति से बैठे हैं और आपको लग रहा है कि आप या तो मतलब कुछ लगता है, आपको क्या टेंशन है? चलो, आपको क्या टेंशन हो रहा है? मुझे लगता है आप अपने कोई मैटर रिडिकुल बना रहे हैं। मैं अंसार राजा जी से सवाल पूछ रहा हूँ। 2 मिनट सुधांशु जी, मैं इनको थोड़ा विश्राम देता हूँ, ये थक गए के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सुधांशु जी, इनके नर्वस ब्रेकडाउन होने वाली है, इनके हाथों से पैसा जा रहा है, इनके कई प्रॉपर्टीज है, बाइकला में इनके प्रॉपर्टीज है, इनकी बहुत प्रॉपर्टी है वक्फ के नाम पे, इन्होंने पॉकेट में रखा हुआ है, इनके हाथ से जा रहा है, इनकी इनकम बंद हो रही है। ये रोएंगे 50 लोगों की भीड़ को जाके, इधर घूमते रहेंगे, चले जाए लेके मोर्चा चलाइए अपने घर के बाहर। राजा साहब, सवाल मेरा आपसे राजा साहब, और आप ये गंभीर सवाल है। मुमताज आलम रिजवी भी हमारे साथ हैं। देखिए, बंगाल में जो हुआ उस पर मैं चाहता हूँ आप मुझे टिप्पणी दें, क्योंकि बंगाल की एक वीडियो है संतरागाची से। संतरागाची एक जगह है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे एक बिजनेसमैन अपनी गाड़ी में, SUV गाड़ी में जा रहे थे, और अगर तस्वीरें दिखाई जा सके, संतरागाची में फिर इन्होंने कुछ वक्त की कोई प्रोटेस्ट चल रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी वालों को बोला ज़रा आगे जाके इनको रिक्वेस्ट कर दीजिए गाड़ी को जाने दें। और उसके बाद ये हुआ, आपको तस्वीरें दिख रही हैं? बिल्कुल। उसके बाद ये हुआ, ये जितने वहाँ पे ये बदमाश थे, सारे अपने गाड़ी पे चढ़ के गाड़ी को तोड़ दी, ड्राइवर को खींचा, मारपीट की, और वक्फ के नाम पे ये सब हो गया। अंसार राजा जी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी बात है, और एक तस्वीर है स्वामी विवेकानंद, है ना, उनका जो एंसेस्ट्रल होम है, जहाँ पे उनका घर था, उसके सामने एक बस जा रही थी, और बस के ऊपर भगवा झंडा था। आपने तस्वीर देखी होगी सुधांशु जी, भगवा झंडा था बस पे, वक्फ वाले प्रोटेस्टर वहाँ पे थे। वहाँ पे खुद तो ये लोग फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे थे, और वहाँ पे इनको प्रॉब्लम थी कि भगवा झंडा लगाया गया था बस पर, तो सारे लोग बस पे चढ़ गए, हमला किया, और भगवा झंडा जो है उसको कहा इमीडिएटली उसको उतार दो, और उसके जगह इन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। अब मुझे समझाइए राजा जी, ये क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं। अगर किसी बस ड्राइवर ने वहाँ पे अगर भगवा झंडा लहराया तो उसका हक है, वो भगवा झंडा नहीं लहराएगा तो क्या हरा झंडा लहराएगा कोई हिंदू? और अगर हरा झंडा लहराया जाता और उसको उतारा जाता, आप मान के चलिए, जितने सेक्युलर ब्रिगेड के लोग हैं सुधांशु द्विवेदी जी, अगर बस पे हरा झंडा होता और ये हिंदू होते और भगवा झंडे, हरे झंडे को उतार के भगवा झंडा लगाते या कोई भी झंडा लगाते, तो ये सारे जितने स्यूडो सेक्युलर लोग हैं ये कहते हैं भारत में मुसलमानों को रहने का हक नहीं है। तो बताइए रजा साहब, ये क्यों हो रहा है? वक्फ का हरे भगवे झंडे के साथ क्या लेना देना, और भगवे झंडे को उतार के फिलिस्तीन का झंडा लगाना, ये क्या हो रहा है? ये किस तरह की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? रजा साहब, आप मुझे समझाइए, मुझे तो समझ में नहीं आती। और जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, ये होने ना दें। अगर ये होने लगा तो ये लोग भारत को फिलिस्तीन बनाने की कोशिश करेंगे। रजा साहब, अब मुझे बोलना है अर्नब जी? जी चलिए, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत नवाजिश आपकी। देखिए, हर इंसान को हिंदुस्तान में, हमारे प्यारे भारत में
कानूनी एतबार से एहतजाज करने का हक़ है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपनी मांग अगर कोई बात है तो वो करनी चाहिए, और वक्फ बोर्ड पर हमारी ये मांग है कि सरकार इस कानून को वापस ले और हम कानूनी तरीके से हम उसका एहतजाज करें। और किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, ना किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए, ना किसी का झंडा उतारना चाहिए। आपको क्या हक़ है किसी का भगवा झंडा उतारने की? लेकिन जब बहराइच में एक मुसलमान के घर पर हरा झंडा था तो एक लड़के को, वो एक मिश्रा जी थे, शायद शर्मा जी थे, वो बेचारे की नाहक जान चली गई, और वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस तरह के प्रयास नहीं होने चाहिए। आप एक बात, मुझे मालूम नहीं था, बहुत ज़माने के बाद मैं आपको देख रहा हूँ, और मैं भी बहुत ज़माने के बाद आपके चैनल पे आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि 25-30 मिनट तक बिल्कुल आप बंदूक भरे बैठे हुए हैं, कि 25-30 मिनट तक बिल्कुल लगातार बमबारी करेंगे आप हम लोगों के ऊपर। अब एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि 50 लोगों की भीड़ थी, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हज़ारों लोगों ने गाड़ी को घेर लिया, उस पर चढ़ गए, झंडा लगा दिया, वगैरह वगैरह। वो आप समझे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैं सुधांशु जी से एक छोटी सी गुजारिश करूँगा। सुधांशु जी, आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं और दानिश्वर हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ऐसे कानून क्यों आप लाते हैं कि पहले 15-20 दिन 25 दिन पहले से प्रोपेगेंडा तैयार होता है, सारे चैनलों पर 20 दिन से डिबेटें चलती हैं, फिर कानून बनता है, लेकिन जब आपने नोटबंदी की तब लोगों को पता नहीं चला, जीएसटी लाए लोगों को पता नहीं चला, 2000 का नोट लाए बंद कर दिया, कहीं डिबेट नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ इसलिए आप लोग करते हैं ताकि भोले भाले हिंदुओं को उनके दिमाग में ये बात डाली जाए कि देखो मोदी सरकार मुसलमानों को कैसे दबा के रखी हुई है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ होता तो आप मुझे 11 साल में वो 5 कानून बता दीजिए। चलो मुसलमानों को हम साइड में रख देते हैं, कोई बात नहीं। रजा साहब एक सवाल पूछूं आपको, 5 काम ऐसे बता दीजिए जो आप रजा साहब एक सवाल पूछूं की भलाई के लिए आपने पार्लियामेंट में पास की हो।